So let's now try to understand the concept of power, authority and legitimacy, right? तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि मतलब टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर से, राइट? मतलब पावर एक्चुअली होती क्या है, राइट? सिंस ग्रीक टू मॉडर्न टाइम, राइट? देन देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर, राइट? मतलब किसी के लिए पावर एक एक्सट्रैक्टिव फोर्स है, किसी के लिए वो डेवलपमेंट है, राइट? किसी के लिए पावर एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, कोई इलिटिस्ट थ्योरी है, कोई कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज है, राइट? देर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन पावर, लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल है, वेस्टर्न स्कूल है, इलाइट थ्योरी है, ग्रुप पर्सपेक्टिव है, प्लूरलिस्ट थ्योरी है, राइट? Constructive theory है, right? So there are three dimensional view of power by Steven Lukes, right? So there are perspective, there are forms, there are different various understandings, right? तो उसके बाद हम देखेंगे कि अथॉरिटी एंड पावर, राइट? तो अथॉरिटी एक्चुअली होती क्या है, राइट? देन लेजिटिमेसी क्या होती है, राइट? सो पावर हेजिमनी है, तो हेजिमनी, लेजिटिमेसी, इनका एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या है, राइट? एंड एक लेजिटिमेशन क्राइसिस करके हेबरमास का एक पूरा थ्योरी है, वो क्या है, राइट? सो पूरा हम इन तीनों कंसेप्ट का अपने अपने में इंटरडिपेंडेंस है या कॉन्ट्ररी है, क्या इश्यूज है, ये हम अच्छे से समझेंगे. और लेट्स जस्ट स्टार्ट इट नाउ, राइट? सो दीज आर द स्टेटमेंट्स, कि पहले नेट के एग्जाम्स में आए हैं या एंट्रांसेस में आए हैं. सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स दैट आर एनीवे important for you, right? So there is a general inclination of all mankind, uh, a perpetual and restless desire of power after power that ceased only in death. ये स्टेटमेंट किसका है? तो हॉब्स का है. लैसवेल एंड कापलान का स्टेटमेंट है. They have defined political science as the study of shaping and sharing of power, right? So Max Weber का definition, right? Politics also implies a focus on power in the context of national as well as international politics. Politics is the struggle for power or the influencing of those in power and embrace the uh, struggle between states as well as between organized groups within the state. ये पूरा बड़ा सा definition है, right? रसेल का डेफिनेशन है, ही हैज डिफाइंड पावर एज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स, राइट? सो पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल हिज डिजायर्स और टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स. ये मतलब पावर है इसके लिए. ढाल के लिए पावर का ये सबसे फेमस स्टेटमेंट है, ए हैज अ पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी टू बी डू समथिंग विच बी वुड नॉट अदरवाइज डू. सो पावर हैज अ डोमिनेशन ओवर अदर, sort of extractive, right? So सॉर्ट ऑफ लाइक ये ढाल का जो स्टेटमेंट है ये हमें मतलब एक इट्स लाइक ही डिफाइंस पावर एज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फिर हमारे लिए कुछ करता है या मतलब जो हम चाहते हैं वो उस तरीके का बिहेवियर करता है या एक्शन करता है, राइट? सो इट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन कंप्लायंस इज अटेन्ड बाय क्रिएटिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ सीवियर सैंक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस, राइट? सो सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन. सो then एक the two phases of power, right? So the Peter Backrack and Barad's एक second phase of power लेके आए where they described it as a non decision making as the second phase of power. तो मतलब जो डहाल का कंसेप्ट है जो हमें मिलता है या थोड़ा सा रसेल का जो कंसेप्ट है, राइट? वेयर एक पावर एज ए एक्सट्रैक्टिव फोर्स, राइट? पावर एज अ डोमिनेशन, राइट? पावर इज लाइक अ sort of decision making, power as like a influencing other. वहाँ से थोड़ा हटके power as a non decision making also, right? You are not allowing someone to have that decision other, like, right? So sort of ये सेकेंड फेज बोलते हैं बैकरैक और बैराज. इनके ऊपर ही बाद में ल्यूक्स बिल्ड करता है द थर्ड डायमेंशनल पावर, हम बाद में देखेंगे, राइट? तो ये एक्चुअली वन डायमेंशनल मैन बुक था हर्बर्ट मर्क्यूज का, जहाँ पे वो एक परवेजिव मैनिपुलेशन ऑफ नीड्स बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करता है, राइट? सो वो बोलता है कि जैसे कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारे जो डिज़ायर्स, डिमांड्स, नीड्स होते हैं, दे ऑल आर नॉट रियल, दे आर मैनिपुलेटेड बाय द मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ करके मतलब आप एनीवे मतलब आप अदरवाइज वो चीज़ नहीं खरीदते, लेकिन आप टीवी पे ऐड देखते हो या कुछ ऐसे जाते जाते रोड पे आपने कोई बैनर देख लिया, राइट? और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, राइट? सो इट्स लाइक थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन नीड्स, डिजायर्स आप में क्रिएट किए जाते हैं, राइट? सो सॉर्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन में हर्बर्ट मर्क्यूज का ये पूरा थ्योरी है, राइट? सो फोको का डिस्कर्स ऑफ पावर है, राइट? So here he tries, to draw the attention to the link between power and systems of thought,
through the idea of discourse of power. A discourse is a system of social relations and practices that assign meaning, therefore identities, to those who live in or work within it. राइट तो हम जब को बाद में अच्छे से और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि पावर एज अ वो कंस्ट्रक्टिव, पावर एज अ प्रोडक्टिव फोर्स देखता है, राइट, पावर को वो निगेटिवली नहीं देखता है, पावर इज एवरीवेयर, राइट। बाद में हम देखेंगे, वो अच्छे से देखेंगे। टॉलकॉट पर्सन्स का पॉलिटिकल पावर विच ट्रीटेड इट इज एज एनालॉग टू मनी, मतलब पावर एज अ मनी, सॉर्ट ऑफ एक इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे मनी होता है वैसे पावर होती है, राइट। सो जैसे कि पोजेशन ऑफ मनी इनेबल्स द कैपेसिटी टू सिक्योर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, सो द पोजेशन ऑफ पावर इनेबल्स द कैपेसिटी टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। तो मनी और पावर को इक्वेट कौन करता है, तो टॉलकॉट पर्सन करता है। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे नेट के एग्जाम्स में, राइट। इसलिए मैं वो बस जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, राइट, तो हमें समझ में आया कि एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछा है, राइट। सो ये वन डायमेंशनल मैन बुक है हर्बर्ट मार्क्यूस का। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट चॉम्स्की, ये जो है ना वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूस का, लाइक ऑन सिमिलर लाइंस चॉम्स्की later built that the manipulation of consent. He developed a propaganda model of mass media which explains how news and political coverage are distorted by the very structure of the media. मतलब कैसे मीडिया पूरा डिस्टॉर्ट करता है न्यूज़ को, कवरेज को, थ्रू अ प्रोपोगंडा मॉडल, राइट। और एक कंसेंट जो होती है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर की जाती है, वो ऐसे नेचुरल नहीं होती है, राइट। कंसेंट पे पूरा हेजिमनी भी डिपेंड है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि हेजिमनी का कंसेप्ट, राइट। So as Marx and Engels put it in the German ideology, the ideas of the ruling class are in every epoch and ruling class, ruling ideas. So एक क्लास पर्सपेक्टिव एक पावर है, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो क्लास पर्सपेक्टिव ऑन पावर है, राइट। क्लास एज द सोर्स ऑफ पावर। तो ग्रामसी क्या बोलता है, इज द आइडिया दैट द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, द बिलीव्स, एक्सप्लेनेशंस, परसेप्शंस, वैल्यूज एंड मोरल्स रिफ्लेक्ट्स दैट ऑफ द रूलिंग क्लास। जो भी मतलब हमारे में जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, परसेप्शंस है, वैल्यूज़ है, मोरल्स है, द बिलीफ सिस्टम है पूरा का पूरा, एक्सप्लेनेशंस है किसी की चीज़ के बारे में, ये सब क्या होता है, ये एक एक्चुअली दीज आर ऑल ऑफ रूलिंग क्लास। सो डोमिनेंट आइडियोलॉजी की तरह ये बिहेव करता है, ये सब पूरा चीज़ें, राइट। द डोमिनेंट आइडियोलॉजी जस्टिफाइज द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्यो एज अ नेचुरल, इनविटेबल, परपेचुअल एंड बेनिफिशियल for everyone rather than as an artificial social construct that benefit only the ruling class। मतलब जो भी है, जो भी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन इस दुनिया में है, हमें क्या लगता है ये तो नेचुरल है, ये तो इनविटेबल है। अब जो मतलब लेजी है वो तो मतलब स्लम एरिया में ही रहेगा, या तो वो तो मतलब उसके पास पैसा तो होगा ही नहीं, राइट। और जो बहुत मेहनती है उसके पास, जिसके पास मेरिट है, वो आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। तो हम इसको एज ए नेचुरल, एज ए इनविटेबल लेते हैं, हम उसको कभी भी काउंटर नहीं करते हैं कि भाई ये कंडीशन अगर वो ऐसा है तो ये क्यों है, राइट। समाज में ऐसी क्या चीज़ें हैं एज ए कंस्टेंट काम करती है, स्ट्रक्चर लेवल पे क्या लैक्यूनाज है, राइट, कहाँ पे रिफॉर्म्स चाहिए, हम कभी उसको क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टेटस क्यू को जो मेंटेन करने वाली आइडियोलॉजी है उसको हम नेचुरल, इनविटेबल, परपेचुअल, बेनिफिशियल समझेंगे, राइट। कि जैसे कि हम भी अब मेहनत करेंगे, मतलब आई एम नॉट लाइक सेइंग दैट कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए या उसको लेजी रहना चाहिए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट sort of we need to question the very foundation of this all system, right, कि like why these things are like this, right। so sort of ग्रामसी सबसे पहले ये करता है, और ग्रामसी फिर सॉरी मतलब मार्क्स वगैरह इन सब ने क्वेश्चन किया, लेकिन ग्रामसी एक्चुअली एनालाइज करता है कि सिचुएशन ऐसी है क्यों। सो वो एक कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन जो कि थ्रू हेजिमनी हमारे ऊपर है, उसको वो लेके आता है। वो बोलता है काउंटर रिवोल्यूशन, सॉर्ट ऑफ एक काउंटर हेजिमनी हमें चाहिए थ्रू दिस सिविल सोसाइटी। मतलब कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो सिविल सोसाइटी के थ्रू ये डोमिनेशन हमारे ऊपर एक्सरसाइज करता है, जहाँ पे कोई भी कोएर्शन या फोर्स नहीं होता है, थ्रू एक कंसेंट जनरेट की जाती है, राइट। आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल डोमिनेशन का ये कंसेप्ट है हेजिमनी। सो ये हेजिमनी अगर ब्रेक करनी होगी तो ही सजेस्ट द 2-step रिवोल्यूशन, right। So first is the war of position which is directed against the civil society where the people come together to develop counter hegemony। This is known as the hegemony of subaltern class। ये सबल्टन, ये जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे पहले ये वर्ड भी ग्रामसी यूज करता है, बाद में हमारे यहाँ पे पूरा सबल्टन स्कूल्स है जैसे कि रंजित गुहा, गायत्री स्पिवाक, एच के भाभा। सो ऑल दीज लाइक देर आर वेरियस अदर स्कॉलर्स, राइट। एक पूरा का पूरा सबल्टन स्कूल हमारे यहाँ पे इंडिया में भी डेवलप हुआ अच्छे से। सो ग्रामसी सबसे पहले ये वर्ड यूज करता है वॉर ऑफ पोजिशन में, राइट। एंड अदर इज द वॉर ऑफ मैन्यूर दैट इज डायरेक्ट अटैक ऑन द स्टेट, that is the second step,
राइट। सो ये पूरा कंसेप्ट था, राइट। सो एक लेजिटिमेशन क्राइसिस नाम का कंसेप्ट है जगर हेबमास का, where he argued that within liberal democracies there are crisis tendencies which challenge the stability of such regimes by undermining legitimacy. The core of this argument was the tension between private enterprise or capitalist economy on one hand and a democratic political system on the other. In effect, the system of capitalist democracy may be inherently unstable. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जैसे डेमोक्रेसी प्रोग्रेस होती जाएगी, जैसे वो इन डेप्थ सोसाइटी में इम्बीड होके जाएगी, तो डेमोक्रेटिक डिमांड्स भी होगी, जैसे कि वर्कर क्लास जो होगा वो अच्छे वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करेगा, एक बेहतर वेजेस की डिमांड करेगा। वुमेन क्लास जो होगा, जो वर्कर्स होंगे, जो भी अपने लिए मतलब एक वुमेन फ्रेंडली वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करेंगी, इक्वल वेजेस की डिमांड करेंगी, उनको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी, अच्छा एजुकेशन चाहिए होगा। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोग्रेस होती जाएगी, वो अच्छे अच्छे डिमांड्स होते रहेंगे, लोग अवेयर होते जाएंगे, वो स्टेट को अपने डिमांड्स रखेंगे। अब यहाँ पे होगा ये कि जो भी पावर में रहेंगे उनको ये डिमांड्स फुलफिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो पावर में नहीं रहेंगे, राइट। सो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर ये डिमांड्स फुलफिल किए, अगर वेजेस बढ़ाए या वर्किंग कंडीशंस में बदलाव किया गया, तो ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके हित में तो है नहीं। क्योंकि मार्क्सिस्ट पूरा स्कूल क्या बोलता है कि द इंटरेस्ट बिटवीन द बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट आर द एंटीथेटिकल। हाँ, तो काउंटर एक दूसरे के काउंटर में उनके इंटरेस्ट है। अगर इनकी डिमांड्स फुलफिल की गई तो इनका इनका नुकसान होगा, राइट। सो सॉर्ट ऑफ एक लेजिटिमेशन का क्राइसिस बन जाएगा यहाँ पे स्टेट अपने आप में, राइट। सो दिस स्टेट द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल। ये पूरा एक कंसेप्ट है जगर हेबरमास का लेजिटिमेशन क्राइसिस, राइट। सो the legitimation of power made David Bentham attempted to develop a social scientific concept of legitimacy, but one that differs significantly from Weber, right? So in Bentham's view, to define legitimacy as nothing more than a belief in legitimacy is to ignore how it is brought about. मतलब कैसे आई, क्या हुआ, ये तो वो बिलीव मतलब नहीं ज़्यादा जाना चाहता है उस चीज़ में। जैसे कि वेबर के लिए मतलब जब पावर को जब लेजिटिमेसी सॉर्ट ऑफ कंसेंट मिल जाती है सोसाइटी में, उसको अथॉरिटी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे मतलब अलग है, वो कैसे है क्या ये वो नहीं ज़्यादा सोचना चाहता है। बिलीव इन लेजिटिमेसी इज अ सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में वो उस तरीके से बात करता है, राइट। सो रूसो पुट्स इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑलवेज टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म स्ट्रेंथ इनटू राइट एंड ऑबिडियंस इनटू ड्यूटी, राइट। स्ट्रेन को राइट में मतलब ये मेरा जिसके पास स्ट्रेंथ है ना, माइट इज राइट सॉर्ट ऑफ, तो स्ट्रेन को मतलब मेरा राइट ही है, और ऑबिडियंस इनटू ड्यूटी कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको ऐसे बिहेव करना है सॉर्ट ऑफ। जब तक वो ऐसे नहीं करेगा तब तक वो हमेशा मतलब ऐसे एज अ रूलर एज अ मास्टर नहीं रहेगा, राइट। एंड ऑफ हिस्ट्री थियरी में फुकुयामा भी यही पोर्ट्रे करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी एज द ओनली स्टेबल एंड्योरिंगली सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो अथॉरिटी मतलब क्या है? अथॉरिटी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू वेबर एक्सेट्रा, तो कि पावर को जब लेजिटिमेसी मिल जाती है सोसाइटी में कि कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है, हम उसको एज ए लेजिटिमेट देखते हैं, राइट। जैसे कि अब स्टेट है, स्टेट का पूरा मशीनरी है, वो कोई नोटिफिकेशंस निकालता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस आर देयर, वो लॉ बनाता है, तो हम उसको एक एज ए लेजिटिमेट सोसाइटी में उसको एक मान्यता होती है, हम उसको बोलते हैं कि हाँ सही है, या हम वो सुनते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा ही गवर्नमेंट है, हमने ही चुन के दिया हुआ है, सो दे हैव राइट टू मेक लॉज फॉर अस। सो सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी इज देयर। जब पावर को लेजिटिमेसी होती है तो उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं, राइट। सो स्टेट अथॉरिटीज हम बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज हम बोलते हैं, राइट। सो दे हैव द लेजिटिमेसी टू मेक लॉज फॉर अस, टू मेक रूल्स फॉर अस, so sort of through this they influence our behavior, they direct our behavior, they maintain the discipline in the system, right. so वेबर का जो पूरा एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी है, राइट। सो अथॉरिटी इज लाइक राइट टू ऑब्टेन कंप्लायंस, वो ट्रेडिशनल है, कैरिस्मेटिक है, लीगल रैशनल है, हमने ये अच्छे से आप लोगों को भी पता है। सो ट्रेडिशनल इज बेस्ड ऑन लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस, हेरिडेटरी रूल, जैसे कि किंगशिप है, मोनार्की है, अब ब्रिटेन में फिर अभी जस्ट कोरोनेशन हो गया, राइट। सो किंग चार्ल्स थर्ड का। सो सॉर्ट ऑफ लाइक ये पूरा मतलब ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी हम इसको कह सकते हैं। रिलीजियस अथॉरिटी होती है, राइट। सो हमारे अलग अलग मठ्स है, सिर्स है जिनको हम बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिलीजियस बाबाज है, राइट। सो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ। देन द कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड ऑन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, पॉपुलर सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर्स, जैसे कि पहले मुसोलिनी था या हिटलर था, राइट।
सो सॉर्ट ऑफ एक कैरिस्मेटिक सॉर्ट ऑफ लीडरशिप थी, राइट. सो इंडिया में लाइक इन डेमोक्रेटिक वे नेहरू इन सॉर्ट ऑफ एक कैरिस्मेटिक सॉर्ट ऑफ लीडरशिप थी. राइट नाउ वी हैव द मोदी. So sort of charismatic, मतलब extraordinary personality, right. So here focus is on extraordinary personality. They have extraordinary powers, that people are like going behind them, following them. Then the legal rational, sort of authority based on the office of the individual obtained through prescribed procedures, the rule of bureaucracy. So यहाँ पे इंसान को नहीं, ये मैटर नहीं करता है, मायने नहीं रखता है, द पोजिशन इज मैटर्स, राइट. तो जो भी पोजिशन है वो लीगल रैशनल सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है, राइट. सो जब पावर को लेजिटिमेसी मिलती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है. और अथॉरिटी के ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल ऐसे 3 प्रकार है जो वेबर ने एनालाइज किए. और ब्यूरोक्रेसी के लिए लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये याद रखिए बस, ठीक है. सो इलाइट थ्योरी ऑफ पावर, राइट. इलाइट थ्योरी ऑफ पावर में परेटो, मॉस्कॉन, मिशेल, दीज आर 3 आर क्लासिकल इलिटिस्ट थिंकर्स. इलाइट थ्योरी में क्लासिकल थिंकर्स इन तीनों को बोला जाता है, राइट. सो परेटो का जो है वो द माइंड एंड सोसाइटीज का इंपॉर्टेंट बुक है. वहाँ पे वो इलाइट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है, गवर्निंग इलाइट्स एंड नॉन गवर्निंग इलाइट्स. गवर्निंग इलाइट्स मतलब जो कि पावर में रहेंगे, जैसे कि अभी बीजेपी पावर में है, दिस विल बी द गवर्निंग इलाइट्स. नॉन गवर्निंग इलाइट्स मतलब कांग्रेस या इनके जो लीडर्स होंगे या लेफ्ट के जो लीडर्स होंगे, वो दे विल बी द नॉन गवर्निंग इलाइट्स. 2014 के पहले वो पावर में थे, वो अपोजिशन में थे. तो ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स चलता रहेगा. ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी किसका है? परेटो का है. द माइंड एंड सोसाइटी उसका बुक है. गवर्निंग इलाइट, नॉन गवर्निंग इलाइट में वो डिवाइड करता है. देन द मोस्का, ये मोस्का है, उसका द रूलिंग क्लास बुक है. वो बोलता है कि देयर विल बी रूलर्स एंड अदर्स विल बी द रूल्ड, दोज आर बीइंग रूल्ड, राइट. एंड द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास वाज इसेंशियल, क्योंकि सोसाइटी में लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है. तो रूलर्स एंड रूल्ड में डिवाइड करता है पूरे सोसाइटी का. रूलिंग क्लास उसका बुक है मोस्का, राइट. देन द रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टीज नाम का बुक लेके आता है, जहाँ पे वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की लेके आता है. वो बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टार्टिंग में कितना ही डेमोक्रेटिक इंटेंट से उसको फॉर्म किया हो, एट देन उसका होना तो ओलिगार्की है. ओलिगार्की मतलब रूल ऑफ चूजम फ्यू, जो भी टॉप लीडरशिप होगी, राइट. हाई कमांड कल्चर जो इंडिया में दिखाई देता है हर एक पार्टी में, चाहे वो मतलब तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक चूज ऑन फ्यू जो होंगे वही रूल करेंगे. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपका एनजीओ हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एज ए वन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें एट द एंड देयर विल बी रूल ऑफ द चूज ऑन फ्यू. एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कंसेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टी नाम का बुक था रॉबर्ट मिशेल का, राइट. देन सी राइट मिल, जो कि एक क्लासिकल तो हम नहीं कहेंगे, एक मॉडर्न सॉर्ट ऑफ थिंकर कहेंगे, 1916 से 62 के बीच में पावर इलाइट का कंसेप्ट लेके आता है. और कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स हु एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ वर्च्यू ऑफ देयर हाई स्टेटस इन ऑल इंपॉर्टेंट स्पेस इन सोशल लाइफ. मतलब जो भी इकोनॉमिकली वेल्दी क्लास है, सोशली एकदम इलाइट्स है या रिलीजियसली इलाइट है, राइट. सो दे एज अ सेवरल ग्रुप्स विल एक्सरसाइज द पावर, राइट, नॉट अ सिंगल पर्सन और वन ग्रुप. एक अमेरिका में, राइट, यूएस के सोसाइटी में उसने ये इनर सर्कल ऑफ पावर होल्डर्स, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी में उसने पूरा ऑब्जर्व किया, राइट. सो दिस मेंबर्स हेल्प्स ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन सॉर्ट ऑफ होता है. चाहे आप कल पावर में होंगे, आपने होंगे तो मैं होऊंगा, तो एक सॉर्ट ऑफ उनके इंटरेस्ट एक दूसरे में, सोसाइटी में उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो झगड़ते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जो रूलिंग क्लास होते हैं, चाहे वो नॉन गवर्निंग हो, गवर्निंग हो, दे आर लाइक दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन ईच अदर. सो दिस थ्योरी ये लेके आया सी राइट मिल, द पावर इलाइट, राइट. देन द जगन हेबरमास का मैनेजरियल रिवोल्यूशन, सॉरी जेम्स बर्नाम का मैनेजरियल रिवोल्यूशन है, और जगन हेबरमास का लेजिटिमेशन क्राइसिस का कंसेप्ट है, राइट. सो नाउ ग्रुप पर्सपेक्टिव, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर हम देखेंगे, जिसमें ये सब रॉबर्ट डहाल, चार्ल्स लिम्ब्लोम, इनका इनका जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर बुक था. रॉबर्ट डहाल का प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी था, जिसमें वो हु गवर्न्स की बात करते हैं, राइट. सो एक प्लूरलिस्ट थ्योरी है. तो जैसे कि किसी एक इंसान में पावर नहीं होती है, मतलब इट्स लाइक प्लूरल, इट्स एवरीवेयर, राइट. सो इट्स लाइक अ डाल जो है वो डेमोक्रेसी को एज अ पॉलियार्की देखता है. पॉलियार्की मतलब like society is controlled by a set of competing interest groups with the government as a little more than an honest broker in this middle. So एक competing interest होते हैं सोसाइटी में, वैसे ग्रुप्स होते हैं जिनके competing interest होते हैं, और वो इस कंपटीशन के थ्रू एक सॉर्ट ऑफ सोसाइटी को रूल करते रहते हैं. सो देन देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव व्यू. सो कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या करता है कि पावर को डिस्टिंग्विश करता है, जैसे कि एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर, जो किसी भी मैक पर्सन का है. तो यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रैक्टिव पावर है वो पावर ओवर अदर एज अ डोमिनेशन है, राइट. एंड पावर टू पीपल, जैसे कि गांधी है, हैना अरेंट है, या सो सी बी मैक पर्सन है, दे वर लाइक पावर टू पीपल, राइट.
तो वो एक विलेज सोसाइटी की बात करेंगे गांधी, राइट. सो सॉर्ट ऑफ पावर टू पीपल, राइट. सो अब पहले हैना अरेंट को देखते हैं हम अच्छे से. So power politics is acting in a concert, right? Power is not the property of an individual, right? So एक जर्मन फ्यू फिलोसोफर थी वो, शी ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वायलेंस एंड पावर. मतलब जहाँ पे पावर नहीं होती है तो वो जो गैप होता है वो फिल करने के लिए वहाँ पे वायलेंस आ जाता है, राइट. सो वायलेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे पावर नहीं होती है, जहाँ पे पावर होता है वहाँ पे वायलेंस नहीं होता है, राइट. सो when rulers use the force to fulfill their design against the wishes of the people, it may be called violence. On the other hand, power is essentially belong to peoples and has views political institutions as manifestations and materializations of power, right. तो यहाँ पे वो on violence में लिखती है, so power is the quality of the people constituting the public realm. Violence is the property of the state which is used against the people. Violence relies on the instruments of its applications, hence it can be held in possessions. Arendt warns where genuine power is absent, violence may emerge to fill the gap. Again, she warns violence can destroy power, it is utterly incapable of creating it. राइट. सो वायलेंस से कभी भी पावर क्रिएट नहीं की जा सकती है. वायलेंस कहाँ होता है, जहाँ पे मतलब इट्स रिलायंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. इट्स नॉट लाइक अ पावर. पावर इज लाइक अ क्वालिटी ऑफ पीपल. इट्स अबाउट पब्लिक रियाम. इट्स अबाउट एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट. एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट मतलब कलेक्टिवली कम्युनिटी के थ्रू कुछ एक्शन करना, राइट. राइट. इट्स नॉट ए इंडिविजुअल पोजेशन कि किसी के पास पावर है, ऐसा तो नहीं है. उस सोसाइटी में, समाज में, कलेक्टिव में होती है. जब पीपल पब्लिक रियाम में आते हैं तो पावर होती है, जब वो अपने प्राइवेट स्पेस में चले जाते हैं तो पावर इट्स डिसअपियर्स, राइट. So it's not the property of an individual, it corresponds to the human ability to act in concert. Power relations are essentially cooperative. It belongs to group and remains existence only so long as a group holds together. Power is the quality of individuals acting and speaking together, cannot be stored or held in possession, right. So these were other statements. So power and violence are opposites, where one rules absolutely, the other is absent. Violence appears where power is in jeopardy, sorry. So but left to its own course in ends the powers disappears. ये कुछ स्टेटमेंट्स है अच्छे से समझने के लिए. अब हम सीबी मैकपर्सन का देखेंगे. वो एक एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर ऐसे डिस्टिंग्विश करता है पावर को. डेमोक्रेटिक थ्योरी उसका जो बुक है उसमें, राइट. और वो सपोर्ट करता है डेवलपमेंटल पावर को. तो एक्सट्रैक्टिव पावर क्या है? इट्स लाइक अ डोमिनेशन, इट्स लाइक पावर ओवर समवन, राइट. सो एक्सट्रैक्टिव पावर रिप्रेजेंट्स द फैमिलियर कंसेप्ट ऑफ पावर वेयर अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज अदर्स कैपेसिटीज टू सर्व हिज ओन पर्पज. यहाँ पे वो पावर ओवर अदर्स एक एक्सट्रैक्टिव पावर है जिसको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है. वो लेके आता है डेवलपमेंटल पावर. Where on other hand it denotes a person's ability to use his her own capacities for the fulfillment of his her self appointed goals. self appointed goals क्यों? क्योंकि हमने पहले ल्यूक्स देखा है, या उसके पहले हमने अगर वन डायमेंशनल मैन का पूरा थ्योरी देखा है, हेबरमास देखा है हमने अच्छे से, तो हमें पता है कि जो आपके डिजायर्स है, चॉम्स्की है, जो आपके डिजायर्स नीड्स वो मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं. तो इसलिए सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स होने चाहिए. वो खुद के ओन कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज के बेसिस पे अगर वो फुलफिल कर पाना, ये डेवलपमेंटल पावर है, राइट. सो फिर महात्मा गांधी जी का एक गांधी जी इंसिस्टेंस पावर टू पीपल एक था, राइट. एक ग्रुप कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर था. एक स्वराज की वो बात करते हैं. Swaraj will come not only by acquisition of authority by few, but acquisition of capacity by all to resist authority. That's why हम enlightened philosophical anarchist बोलते हैं गांधी जी को, right? When it is abused. So in other words, Swaraj is to obtain educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control the authority, right? एक अब हम फोको को देखेंगे, पावर के ऊपर वो क्या कहता है फोको, राइट. सो power is not a repressive, here power is a productive. It's like a capillary action flowing throughout the system like a blood in the capillaries of our body. As power it diffuse rather than concentrated. तो एक diffused है, किसी के भी हाथ में concentrated नहीं रहती है. Embodied है, enacted rather than possessed, discursive rather than purely coercive, and constitutes agents rather than being deployed by them. So power is everywhere and comes from everywhere, राइट. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं. सो ये गवर्नमेंटलिटी की बात करता है, एक डिसिप्लिन की बात करता है, जैसे कि सोसाइटी में एक डिसिप्लिन थ्रू नॉर्म्स, प्रोसेस, कस्टम्स, एक डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है. सो इंक्रीजिंग वो एक इंक्रीजिंग होमोजेनाइजेशन की तरफ लेके जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाती है. उसको एक डिसिप्लिनरी पावर जैसे वो बोलता है, राइट. एक डिसिप्लिनरी पावर का कंसेप्ट किसका है, या गवर्नमेंटलिटी का कंसेप्ट किसका है, तो फूको का है, right. So power is everywhere, it comes from everywhere, sort of, right. So
just take note of it. Then he talks about the concept of power and knowledge, where he does not simply mean that knowledge is a power. It's not like that. Rather, he means that knowledge is already a function of power relations. Knowledge is produced and gained in order to be put to certain use in order to achieve power. Far from preventing knowledge, power produce it, right? So हाउ पावर पोजिशंस में रह के नॉलेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट। सो फोको का इसी का एक बायो पावर का कंसेप्ट है जिसके ऊपर 2013 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था, राइट। सो अब हम देखेंगे स्टीवन ल्यूक्स जिसके ऊपर 2013 के दिसंबर में ही क्वेश्चन आया था। एक रेडिकल व्यू ऑफ पावर की वो बात करता है, पावर रेडिकल व्यू उसका बुक था, राइट। ये ल्यूक्स है, राइट। तो हमने देखा ना कि मतलब पहले फर्स्ट फेस ऑफ पावर क्या था कि डिसीजन मेकिंग पावर, राइट, जैसे कि डाल है पावर ऑफ ए और बी। देन हमने सेकंड देखा कि पीटर बैकरैक है, या राइट, तो उनका हमने देखा कि बैकरैक और बराज का एक पावर एज ए नॉन डिसीजन मेकिंग, राइट। सो डिसीजन मेकिंग डाल का था, नॉन डिसीजन मेकिंग बैकरैक और बराज का था। तो थर्ड व्यू लेके आता है स्टीवन लुक एज अ पावर एज एजेंडा सेटिंग, राइट। So it implies that power holders can so manipulate the wants of others that their real interests are suppressed. Lux argues that power should be understood as a structural and working in various ways to shape the very perception of people. So power can work in a way that what people considers to be in their interest is in fact what is desired by those in power. तो हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट में है, राइट, हमें लगता है कि यही हमारी डिमांड्स है, यही हमारी ये है, इच्छाएं है, डिजायर्स है, लेकिन दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड। ये एक्चुअली जो ऊपर सुपर क्लास होता है, राइट राइट, दोज हु आर इन पावर, उनको ये चाहिए होता है, वो एक प्लांट करते हैं आपके बीच में ये सब, ठीक है। तो इट्स लाइक अ थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, इट्स लाइक मैनिपुलेटेड आपके नीड्स, जहाँ पे आपके रियल इंटरेस्ट सप्रेसिटी रह जाते हैं, राइट। सो ये पूरा कंसेप्ट था एज एजेंडा सेटिंग सॉर्ट ऑफ। सो स्टीवर्ट क्लेग का सर्क्यूट्स ऑफ पावर की वो बात करता है। देन निस्जेक विल टू पावर की बात करता है। देन जोसेफ नाय जो है वो पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक अ वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट। 2013 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था, राइट। सो देन एलन बॉल का जो ये स्टेटमेंट है, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर की वो बात करता है, इज अ की टू कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर इट्स पॉलिटिक्स इज टू बी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी डिटरमाइंस हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज टू बी रिजॉल्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जोसेफ राज ने बहुत अच्छे से अथॉरिटी के ऊपर लिखा है, जिसमें वो थियोरेटिकल अथॉरिटी जो कि नॉलेज के बेसिस पे होती है, और प्रैक्टिकल अथॉरिटी जो कि एक डायरेक्ट हाउ यू डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, इसके ऊपर होती है। हम सिसोरी का एक स्टेटमेंट है, पावर लाइज विद द पीपल, अथॉरिटी इन द सीनेट। आरन का हमने अच्छे से देखा। देन रॉबर्ट निब्जेट का मॉडर्न स्टेट नाम का बुक है जो CUT-PG 2022 में आया था, राइट। मॉन्टेस्क्यू का अल्टरनेटिव व्यू ऑन लेजिटिमेसी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज उसका बुक है, राइट। देन माओ का स्टेटमेंट है, राइट। मतलब माओ का जो पावर थ्रोज थ्रू अ बैरल ऑफ गन से लेके कैपिलरी फ्लो के फोको तक, एक आरन के एक स्वी जनरस नेचर ऑफ पावर तक, हमने अच्छे से पावर को समझा, राइट। फ्रॉम द ग्रीक थॉट टू पहले पावर क्या थी, मतलब एक गवर्निंग मेकिंग सिस्टम में पार्ट ले पाना, या जो भी, मतलब एक सॉर्ट ऑफ वहाँ से लेके फूको तक हमने अच्छे से पावर को समझा। उसके बाद भी कुछ मॉडर्न अदर थिंकर्स है, उनको देखा, अथॉरिटी क्या होती है, लेजिटिमेसी क्या होती है, राइट। सो वी डन विद दिस वेरी लेक्चर।